हेलो एवरीवन। इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी सब्जेक्ट के इसके पहले 7 पार्ट्स हो चुके हैं। ये 8 पार्ट है। इसमें हम देखेंगे मानसिक मंदता और मानसिक बीमारी में अंतर। इसके पहले की वीडियो में हमने ये देखा था, लेकिन उसमें कुछ वीडियो कट गया था, तो इसको फिर से बता देते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए। मानसिक मंदता क्या होती है? तो मानसिक मंदता एक स्थिति अवस्था है, बीमारी नहीं होती है। मानसिक मंदता विकासात्मक 0 से 18 वर्ष के दौरान कभी भी हो सकती है। मानसिक मंद व्यक्ति की बुद्धि औसत से कम होती है। मानसिक मंद व्यक्ति को शिक्षा की आवश्यकता होती है। मानसिक मंद व्यक्तियों को शिक्षा की आवश्यकता होती है, जो कि ट्रेंड व्यक्तियों के द्वारा दी जाती है। मानसिक मंद व्यक्ति असामान्य व्यवहार को प्रदर्शित करता है, क्योंकि उसे सही तरीके का ज्ञान नहीं होता है और उन्हें इन तरीकों को सिखाने की आवश्यकता होती है। यह पूर्ण रूप से ठीक नहीं किया जा सकता है। शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप से विकास और अधिगम को बढ़ाया जा सकता है। इसको ठीक नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। मानसिक बीमारी क्या है? देखिए, यह एक मानसिक रोग क्या है? यह एक बीमारी होती है। मानसिक रोग किसी भी उम्र में हो सकता है। मानसिक रोग से प्रभावित व्यक्ति की बुद्धि सामान्य या असामान्य होती है। मानसिक रोग से प्रभावित व्यक्ति को प्रशिक्षित चिकित्सक की विशेष आवश्यकता होती है। दिमाग को प्रभावित करने वाले रोगों के कारण मानसिक रोग से प्रभावित व्यक्ति सामान्य व्यवहार का ज्ञान होने के बावजूद अपरिचित व्यवहार को प्रदर्शित करता है। प्रदर्शित होगा यहाँ पे। फिर है 6 नंबर, शीघ्र पहचान करते हुए इसे पूर्णता से ठीक किया जा सकता है। मानसिक रोग को पूर्णता से ठीक किया जा सकता है, लेकिन मानसिक मंदता को पूर्णता से ठीक नहीं किया जा सकता है। अगला है यूनिट 3.2। इसमें देखेंगे अधिगम अक्षमता क्या होती है। तो अधिगम अक्षमता, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सभी प्रकार की योग्यताओं से पूर्ण होते हुए भी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े होते हैं। इस स्थिति को अधिगम अक्षमता कहते हैं। इन बच्चों में मुख्य रूप से पढ़ने लिखने व गणित हल करने में कठिनाई होती है। इन बच्चों की बुद्धि, सुनाई व अन्य शरीर के कार्य सामान्य होते हैं। सुनाई देना और चलना फिरना ये सब तो सामान्य ही होता है, लेकिन सीखने की क्षमता इनकी सीमित होती है। लेकिन अधिगम अक्षमता वाले बच्चे लिखने पढ़ने संबंधी मनोवैज्ञानिक एक या एक से अधिक पहलुओं से विकृति प्रदर्शित करते हैं। इस विकृति का प्रदर्शन सुनना, चिंतन करना आदि होता है। यूनिट 3.3, इसमें हम देखेंगे बधिरांधता के बारे में, डीप ब्लाइंडनेस, डेफिनेशन और टाइप। बधिरांधता का मतलब होता है बधिरता के साथ में अंधता का होना। यह वो अवस्था होती है जिससे बच्चा सही से सुन नहीं पाता है और ना ही सही से देख पाता है। उसमें अल्पदृष्टि होती है तथा अपने व्यक्तिगत रूप से खुद से तो दूर होते ही हैं, साथ में वो खुद के लिए तो समस्या होते हैं, साथ में परिवार के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या हो जाते हैं, या परिवार उनको समस्या समझने लगता है। बधिरांधता यह व्यक्त करता है कि यह हमारी अपनी ओर सही कारण यहाँ पर अपनी अपनी व्यवहार समस्या होती। ये इस लाइन को हटा दीजिए। बधिरांधता सीधी एक बात है कि बधिरता के साथ में अंधता का होना। आगे देखते हैं यूनिट 3.4। गामक अक्षमता क्या होती है? मांसपेशियों से संबंधित यह क्षमता होती है। शरीर की मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं। इसमें व्यक्ति को चलने फिरने, उठने बैठने, कूदने में समस्या होती है। किसी भी चीज़ को हाथ में पकड़ने में समस्या होती है, क्योंकि मांसपेशियां काम नहीं कर रही होती हैं। तो देख लीजिए, गामक अक्षमता का तात्पर्य होता है व्यक्ति के बैठने, उठने, चलने, कूदने के साथ साथ किसी वस्तु तक पहुँचने, पकड़ने, उठाने एवं ले जाने में कठिनाई। अर्थात ऐसी समस्याओं से ग्रसित व्यक्ति को गामक अक्षमता जन्मजात भी हो सकती है। ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? गामक अक्षम व्यक्ति कहते हैं। और ये जो अक्षमता होती है जन्मजात भी हो सकती है तथा जन्म के उपरांत किसी भी उम्र में हो सकती है। जन्मजात गामक अक्षमता के अंतर्गत शिशु का पांव टेढ़ा होना या मुड़ा हुआ होना, अविकसित होना। गामक अक्षमता शरीर की रचना और कार्य को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण गामक क्रियाकलाप सीमित हो जाते हैं। अगला है गामक अक्षमता के प्रकार। नंबर 1 है प्रमस्तिष्क की पक्षाघात, नंबर 2 पोलियो, नंबर 3 स्वाइन बाइफिडा, नंबर 4 कुष्ठ रोग, नंबर 5 जन्मजात विकृति, नंबर 6 चोट के कारण विकृति, नंबर 7 अविकसित अंग और नंबर 8 है मांसपेशीय क्षरण। नंबर 1 है प्रमस्तिष्क की पक्षाघात। क्या होता है? तो प्रमस्तिष्क की पक्षाघात को अंग्रेजी में सीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीपी कहते हैं, सेरेब्रल पॉल्सी। सीपी का अर्थ है मस्तिष्क के दोनों भाग तथा पी का अर्थ ऐसी क्षति से है जो कि शरीर के नियंत्रण को नष्ट करती है। यह जीवन के आरंभिक वर्षों में दृष्टिगोचर होती है। बैट्सो एवं पैरट 1986 के अनुसार प्रमस्तिष्क की पक्षाघात एक जटिल व अप्रगतिशील क्षति के कारण उत्पन्न होने वाली समस्या होती है, जिसके फलस्वरूप मांसपेशियों में सामंजस्य न होने के कारण तथा कमजोरी से अपंगता हो जाती है। एक बार मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद पुनः ठीक नहीं किया जा सकता है और न ही बढ़ता है। इसके बावजूद भी संचालन एवं शरीर की स्थितियों तथा उससे जुड़ी समस्याओं को थोड़ा सुधारा जा सकता है। कैसे सुधारा जा सकता है? एक सही प्रशिक्षण के द्वारा और प्रैक्टिस के द्वारा। अगला है प्रमस्तिष्क पक्षाघात के प्रकार। प्रकार कौन से हैं? तो तीव्रता के प्रमाण के अनुसार वर्गीकरण,
प्रमस्तिष्क की पक्षाघात का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है। 1 है तीव्रता के प्रमाण के अनुसार, नंबर 2 प्रभावित अंग की संख्या के अनुसार वर्गीकरण, नंबर 3 है चिकित्सकीय लक्षणों के अनुसार वर्गीकरण। नंबर 1 है तीव्रता के प्रमाण के अनुसार वर्गीकरण। नंबर 1 अति अल्प प्रमस्तिष्क पक्षाघात होता है इसके अंतर्गत। इसमें क्या है, गामक तथा शरीर स्थिति से संबंधित विकलांगता न्यूनतम होती है। बच्चा पूर्णतः स्वतंत्र होता है लेकिन सीखने की समस्या हो सकती है। अल्प इसमें गामक तथा शरीर की स्थिति से संबंधित विकलांगता का प्रभाव अधिक होता है। मतलब सीखने की समस्या अल्प होती है लेकिन गामक और शरीर स्थिति से संबंधित विकलांगता, शारीरिक रूप से विकलांगता अधिक होती है। अगला नंबर 2 है अल्प प्रमस्तिष्की अंगाघात। तो बच्चा उपकरणों की मदद से बहुत हद तक विकसित हो सकता है तथा स्वतंत्र हो सकता है। नंबर 3 है गंभीर प्रमस्तिष्की अंगाघात। गंभीर प्रमस्तिष्की अंगाघात, इसमें बच्चे को दूसरे पर बहुत अधिक निर्भर होना पड़ता है। अगला है प्रभावित अंग के अनुसार वर्गीकरण। नंबर 1 है मोनोप्लेजिया, 2 है हेमीप्लेजिया और 3 है डाइप्लेजिया। मोनोप्लेजिया क्या है, तो इसके अंतर्गत आने वाली प्रमस्तिष्की पक्षाघात पर कोई भी एक हाथ या एक पैर प्रभावित होता है। मोनोप्लेजिया में एक हाथ या एक पैर प्रभावित होता है, ये याद रखना है। और हेमीप्लेजिया में इसमें एक हिस्से का पूरा भाग प्रभावित होता है, जैसे कि एक दायां भाग या बायां भाग का एक हिस्सा पूरा बेकार होता है, जैसे कि एक हाथ या पूरे एक ही साइड का एक हाथ और एक पैर, ये होता है हेमीप्लेजिया। इसके बाद आता है डाइप्लेजिया। डाइप्लेजिया में क्या होता है, व्यक्ति के ज़्यादातर दोनों पैर प्रभावित होते हैं, कभी कभी हाथ में भी प्रभाव दिखता है। डाइप्लेजिया में दोनों पैर प्रभावित होते हैं, इतना याद रखना है। इसके बाद आता है पैराप्लेजिया और पांचवा है क्वाड्रीप्लेजिया। पैराप्लेजिया में क्या होता है, व्यक्ति के दोनों पैर प्रभावित होते हैं। पैराप्लेजिया और ये डाइप्लेजिया दोनों में क्या है, दोनों में पैर प्रभावित होते हैं। और क्वाड्रीप्लेजिया, इसमें व्यक्ति के दोनों हाथ, दोनों पैर या कभी कभी दोनों हाथ दोनों पैर के अलावा और भी अंग प्रभावित होते हैं। ये सबसे खतरनाक होता है क्वाड्रीप्लेजिया, इसमें ज़्यादा शरीर खराब होता है। फिर आगे है चिकित्सकीय लक्षणों के अनुसार वर्गीकरण देखेंगे। तो पहला है स्पास्टासिटी। स्पास्टासिटी क्या होता है, इसका अर्थ है कि कड़ी या तनी हुई मांसपेशियां। स्पास्टासिटी में क्या होता है, कड़ी या तनी हुई मांसपेशी। स्पास्टासिटी का अर्थ होता है कड़ी या तनी हुई मांसपेशियां। बच्चे सुस्त और भद्दे दिखते हैं। गति उठने के साथ मांसपेशियों में तनाव बढ़ने लगता है। क्रोध या उत्तेजना की स्थिति में मांसपेशियों में कड़ापन और भी बढ़ जाता है। पीठ के बल लेटने पर बच्चों का सिर एक तरफ घुमा हुआ होता है और पैर अंदर की ओर मुड़े होते हैं। अगला है एंथेटोसिस। एंथेटोसिस में क्या होता है कि इसका अर्थ अनियंत्रित गति से होता है। बच्चा जब अपनी इच्छा से कोई अंग संचालन करना चाहता है तो उसका शरीर अनियंत्रित गति करने लगता है, जिससे मांसपेशियों में तनाव लगातार बदलता रहता है। एंथेटोसिस से प्रभावित बच्चे नन्हे बच्चों की तरह लचीले दिखते हैं। नंबर 3 है एटेक्सिया। इसका अर्थ होता है अस्थिर और अनियमित गति का होना। इसमें बच्चों का संतुलन खराब होता है। ऐसे बच्चे खड़े होने या बैठने पर गिर जाते हैं। इसके मांसपेशियों में तनाव, इसमें क्या होता है, बच्चे की मांसपेशियों में तनाव होता है, मांसपेशियों में तनाव तथा गामक विकास पिछड़ा होता है। नंबर 4 है मिश्रित। स्पास्टासिटी और एथेरोसिस दोनों में दिखने वाले लक्षण जब किसी बच्चे में मिले होते हैं तो वो होता है मिश्रित पक्षाघात। अगला है सीपी के लक्षण या सेरेब्रल पाल्सी जो होता है, इसके लक्षण क्या है। नंबर 1 है सामान्य बच्चों की तुलना में ऐसे बच्चों का विकास धीमा होता है। गर्दन नियंत्रित एवं बैठने की क्रिया सीखने में इन्हें बहुत समय लगता है। वाणी विकास धीमा होता है। कभी कभी इनमें सुनने और देखने की समस्या भी देखी जाती है। इनमें होठों से लार टपकती है। ऐसे बच्चे बहुत रोते या फिर बिल्कुल शांत रहते हैं। ऐसे बच्चे बहुत उदास दिखते हैं और सुस्त गति वाले होते हैं। कपड़े पहनते समय एवं नहलाते समय शिशु का शरीर अकड़ जाता है। कई बच्चे मानसिक मंद होते हैं। और अगला है ऐसे बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में दिखाई देते हैं। पोलियो। पोलियो क्या है, पोलियो संक्रमण से होने वाली असामान्यता। पोलियो जो है संक्रमण के कारण होता है, संक्रमण से होने वाली एक बीमारी होती है। ऐसे वातावरण जहां पोषण की स्थिति खराब तथा शौचालयों की कमी होती है, वहां पोलियोग्रस्त बच्चों के मल से यह वायरस स्वस्थ बच्चों को प्रभावित करता है। ये वायरस पीने के पानी या खाद्य पदार्थों में मक्खी द्वारा, गंदे हाथों द्वारा पहुंचकर दूसरे बच्चों को प्रभावित करता है। यदि वातावरण अच्छा है तो भी छींक या खांसी द्वारा वायरस फैलता है। पोलियो वायरस रीढ़ की हड्डी के एंटीरियर हॉर्न सेल को क्षतिग्रस्त कर देता है, जिसके फलस्वरूप विकलांगता होती है। सर्दी, जुकाम, दस्त से ग्रसित कमजोर बच्चों को वायरस से संक्रमण का खतरा अधिक होता है। पोलियो जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों को हो जाता है, परंतु 6 माह से 2 वर्ष तक की आयु के बच्चों को अधिक खतरा होता है। वायरस का संक्रमण गति को नियंत्रित करने वाली नाड़ियों की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। पोलियो के मुख्यतः 3 वायरस होते हैं। कौन से हैं, तो लियो, लैंसिंग और ब्रोंशिन, ये 3 वायरस होते हैं पोलियो के। अगला है स्पाइना बाइफिडा।
यह जन्मजात असामान्यता है जिसमें रीढ़ की हड्डी में रचनात्मक दोष पाया जाता है। इसमें गर्भावस्था में ही बच्चे के प्रारंभिक विकास में ही कशेरुक इसमें गर्भावस्था में ही बच्चे के प्रारंभिक विकास के समय ही समस्या उत्पन्न होती है। इसमें मेरुरज्ज बंद नहीं होता है, जिससे मेरुरज्ज का मुलायम क्षेत्र असुरक्षित होता है। यह एक थैले के रूप में उभर जाती है। इस पर किसी भी प्रकार के परिणाम स्वरूप पैरों का पक्षाघात हो जाता है। कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति, तो कुष्ठ रोग के अंतर्गत पैरों में छल्ले पड़ जाते हैं और संक्रमण हो जाता है। धीरे धीरे मांस तथा हड्डियां गलने लगती हैं, जिसके फलस्वरूप विकृतियां आ जाती हैं। कुष्ठ रोगी सही एवं नियमित उपचार करने से ठीक हो जाता है, परंतु कभी कभी संक्रमण अधिक होता है तो विकृतियां रह जाती हैं। तो इसके आगे का अगले वीडियो में देखेंगे। इसके आगे हम पढ़ेंगे जन्मजात विकृतियों के बारे में। तो इसमें इतना ही। थैंक यू।